नमस्कार साथियों। आज बड़े सौभाग्य का दिन है और आज का जो इंटरव्यू है ये बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज जिस शख्स का हम इंटरव्यू लेने वाले हैं वो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर के सर्जरी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं और मेडिकल में बहुत लंबे समय तक आपने सेवा दी है। और आज हम मेडिकल से संबंधित बहुत सारी जानकारी, सर्जरी से संबंधित बहुत सारी जानकारी और सर्जरी और तमाम ऐसी मेडिकल की जो बीमारियां हैं उस पे हम चर्चा करेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद मुझे आपके इस प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार है। तो सर, सर्जरी में आपने बहुत समय तक सेवा की है और आप एक प्रख्यात सर्जन रहे हैं। तो सर, सबसे पहले सर्जरी जो आप करते हैं उसके बारे में सर, किस किस तरह की सर्जरी होती है, थोड़ा सर डिटेल में हमारे दर्शकों को बताइए सर। सर्जरी का दायरा बहुत बड़ा है जी। और अब तो पहले जनरल सर्जरी हुआ करता था, बहुत पहले जब सुपर स्पेशलिटी का ज़माना नहीं था, और जनरल सर्जरी का मतलब एक ही सर्जन सारे सर्जरी कर लेते थे जी। टॉप टू टो इसको बोलते हैं एक लाइन में। तो उसके बाद अलग अलग स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी आते चले गए और अलग अलग फील्ड के, जैसे न्यूरो सर्जन हुए, प्लास्टिक सर्जन हुए, नेफ्रोलॉजी के, यूरोलॉजी के सर्जन हुए जी। इस तरह से कार्डियोथोरेसिक सर्जन हुए। इस तरह से अलग अलग फील्ड के सुपर स्पेशलिटी के सर्जरी की पढ़ाई और उसके सारे यंत्र, मशीन कहिए, आते चले गए। सर, एक चीज बताइए कि जब सुश्रुत जी सर्जरी के गॉड माने जाते हैं तो शायद हमारे कम दर्शकों को ये मालूम होगा, जानकारी कम होगी। सर, सुश्रुत जी जब ये सर्जरी करते थे तो उस समय एलोपैथ से वो वुंड को ठीक करते थे, घाव को सुखाने की प्रक्रिया अपनाते थे, या आयुर्वेद की ही कोई ऐसी दवाइयां होती थी जिससे कि वो सर्जरी के बाद उसको फिल करते थे सर? उस समय एलोपैथ का तो आविर्भाव भी नहीं हुआ था जी। तो स्पष्ट है कि सुश्रुत सर्जरी के घावों को ठीक करने के लिए आयुर्वेद की दवा ही अपने द्वारा प्रयुक्त की गई, और जिसका उनको ज्ञान और अनुभव रहा होगा वो दवाएं वो प्रयुक्त करते थे सर्जरी के घावों को ठीक करने। तो ऐसा क्या हुआ सर कि हमने तो सर्जरी सुश्रुत जी से सीखी और जो विधा आयुर्वेद की थी, जो दवाइयां आयुर्वेद की थी, उसको हम छोड़ के हमारी डिपेंडेंसी फुल एंड फाइनल एलोपैथ पे हो गई। आज हम कोई भी सर्जरी करते हैं और उसको सर्जरी को, जो उसके घाव हैं उसको सुखाने के लिए हम एंटीबायोटिक्स, एलोपैथ का इस्तेमाल करते हैं। फिर आयुर्वेद से हमारा मेडिकल साइंस इतना दूर क्यों हो गया सर? देखिए, आयुर्वेद का अंग्रेजों के आने के बाद से, या कहिए मुगलों के आने के बाद से, आयुर्वेद एक तरह से किनारे होता चला गया और इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ खास हुआ नहीं। जी। आज के समय में अगर आप विभिन्न जर्नल्स में आप जाएंगे तो हल्दी, जैसे हल्दी का पेटेंट अमेरिका ने दावा ठोक दिया था कि हल्दी मेरा है। तुलसी और अन्य भी बहुत सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं जिन पर कि उनके पेटेंट का अधिकार विभिन्न देशों ने किया, लेकिन आज आधुनिक रिसर्च से ये स्टैब्लिश्ड हो गया है कि हल्दी है या और अन्य आयुर्वेदिक जो दवाएं हैं वो काफ़ी कारगर हैं और उनका प्रयोग किया जाना भी चाहिए। तो सर, कहाँ देखते हैं आज हमारे देश ने पूरे विश्व को सर्जरी दिया और आयुर्वेद की जो दवाइयां हैं वो एलोपैथ के कंपैरिजन में बहुत पीछे हो गई। तो कहाँ देखते हैं सर आयुर्वेद के लिए काम किया जा रहा है, या आयुर्वेद जैसे था वैसे ही उसी स्थिति में बना रहेगा सर आने वाले समय में? देखिए, आज के समय मेरा मानना है, आज के समय में एलोपैथ की दवाएं आम आदमी के पहुंच से, खासकर पश्चिम के देशों में आम आदमी के पहुंच से दूर होती जा रही हैं। काफ़ी महंगी दवाएं होती हैं
जो कि हमारे हिंदुस्तान में खासकर प्रधानमंत्री जन औषधि की जो दवाएं हैं काफ़ी सस्ती और काफ़ी कारगर हैं जी। और ये इसका व्यवसायीकरण हुआ है, कमर्शलाइजेशन हुआ है एलोपैथ फार्मा इंडस्ट्री का, और रोज नए मॉलिक्यूल निकाल के उसकी कीमतें बढ़ाकर उसके बारे में बहुत सारे कई दवाएं, तो हर साल कई एक एलोपैथिक दवाएं बैन हो जाती हैं जी। या आज, और कई दवाएं आ जाती हैं, ऐसी दवाएं आती हैं जो कि अमेरिका इंग्लैंड में बैंड हैं पहले से ही, निमोसेलाइड, कीटोरोलैक और भी सो मैंने बहुत सारी दवाएं हैं जो कि वहाँ बैन है, फिर यहाँ उनका उपयोग शुरू हो गया हिंदुस्तान में। सर एक बात हम अपनी जानकारी के लिए जानना चाहते हैं कि सर पूरे विश्व में बहुत बड़े बड़े मेडिकल रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं और मुझे लगता है कि सर जैसे जो बहुत कॉमन बीमारी है आज घरों घरों में लोग शुगर की वजह से परेशान हैं, ब्लड प्रेशर की वजह से परेशान हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारा शुगर डायग्नोस करता है, उसके बाद दवा लिख देता है, बीपी की दवा लिख देता है और ये हमारे जीवन, जब तक हमारा जीवन है तब तक चलता है। क्या कोई सर ऐसी व्यवस्था नहीं है या मेडिकल साइंस ऐसा कोई रिसर्च नहीं कर रहा है कि जैसे टीबी अपने देश में एक बहुत बड़ी महामारी थी और दवा और एक अभियान चलाया गया और पूरे देश से टीबी को खत्म किया गया, तो शुगर के लिए या बीपी के लिए या थायराइड के लिए सर मेडिकल साइंस क्या रिसर्च कर रहा है? कब तक ऐसी दवा आ जाएगी सर कि आदमी को अगर शुगर है, बीपी है और थायराइड है, इस तरह की बीमारी है, तो साल 2 साल तक दवा खाने के बाद फुल एंड फाइनल वो ठीक हो? इस तरह का सर मतलब कब तक कुछ मार्केट्स में नई मेडिसिन ऐसी आए जो पेशेंट के लिए थोड़ा आसान हो सर? देखिए, ब्लड प्रेशर और मधुमेह जिसको शुगर या डायबिटीज कहते हैं जी। ये इसके अलावे और भी बीमारियां हैं, जैसे इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज एक कॉमन ग्रुप है। जी सर। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज भी बोलते हैं या इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम, IBS इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम भी बोलते हैं। जी। तो जो कि खान पान की गड़बड़ी से होती है। कुछ जो है सो वो मरीज के इम्यूनिटी से, ऑटो इम्यूनिटी से भी रिलेटेड होता है जी। लेकिन खान पान की गड़बड़ी, रहन सहन की गड़बड़ी, कम सोना, एक कसरत नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना और जो अखाद्य खाना, बहुत सारी ऐसी गलत आदतें हैं, संयम, आहार विहार ये सब का पालन नहीं करना, जी। इसके कारण भी ये बीमारियां होती हैं। इसलिए बहुत हद तक बीमारी के शुरुआत में ही अपना रहन सहन बदल के, लाइफ स्टाइल बदल के इन बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इससे पहले कि ये बीमारियां आगे बढ़कर आपको, यानी उनका कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज हुआ आपको, रेटिनोपैथी हो गया, नेफ्रोपैथी हो गया, कार्डियोपैथी हो गया, ये सारे कई ऑर्गन आपके इन्वॉल्व हो गया, उसके बाद बड़ा मुश्किल होता है। नहीं सर, ऐसा कहा जाता है कि शुगर की दवा जो हम लगातार ले रहे हैं ये हमारे किडनी पे असर करता है, और तो मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा हूं कि मेडिकल साइंस सर अरबों रुपए खर्च कर रही है विदेश और अपना देश, तो इसके फाइनल क्योर के लिए कोई मेडिसिन नहीं तैयार हो रही है सर? ऐसे तो मान लीजिए लाइफ लॉन्ग आदमी दवा खाता है, शुगर बढ़ गया, हम आपके पास आए, आपने हमारा शुगर चेक किया, हमें 2 गोली लिख दी, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम कर दिया, तो ये तो सर फाइनल सोल्यूशन नहीं हुआ। एक फाइनल सोल्यूशन की बात करें, बीमारी है सर वो होनी है, खान पान सुधरना नहीं है, यूरिया सर अब यूरिया से सारे प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं, वो बंद होना नहीं है, पूरा एनवायरनमेंट सर पॉल्यूटेड हो गया है, वो सर बिल्कुल पहले की तरह वातावरण हो नहीं सकता है, तो दवाइयों का कोई ऐसा सर मतलब इनोवेशन होने का कुछ चांसेस है जिसको हम लें और बिल्कुल हम फाइनली फिट हो जाएं और फिर अपने खान पान में हम सुधार कर लें सर? देखिए, जहां तक सिर्फ डायबिटीज की बात है जी, तो ये कई एक उम्र में, जैसे बच्चों में भी डायबिटीज हो जाता है जिसे जुवेनाइल डायबिटीज कहते हैं जी, और ज़्यादा उम्र के लोगों में जो डायबिटीज होता है उसको टाइप 2 डायबिटीज, जो कि उम्रदराज लोगों को होता है। तो सभी के अलग अलग कारण हैं और जो इंसुलिन
के प्रोडक्शन में जो बदलाव आते हैं या इंसुलिन से जो रेजिस्टेंस हो जाता है जी, उसके कारण डायबिटीज होता है। प्लस सभी लोगों का दवा के प्रति रिस्पांस जो होता है वो अलग होता है। इसलिए डायबिटीज की दवाएं, कई एक दवाएं बाजार में उपलब्ध हैं और मरीज की आवश्यकता के अनुसार, उसके कॉम्प्लिकेशन के अनुसार, उसके किडनी फंक्शन के अनुसार ये सारी दवाएं प्रयोग में लाई जाती हैं विभिन्न कॉम्बिनेशन में। तो ये किसी एक डायबिटीज़ के मरीज के लिए या सभी डायबिटीज़ के रोगियों के लिए कोई एक दवा कारगर हो, ये जरूरी नहीं है। सर एक बहुत बड़ी महामारी है कैंसर। आप एक प्रख्यात सर्जन हैं, बहुत सारे आपने सर्जरी करी होगी कैंसर के मरीजों की। तो कैंसर की भी सर रिसर्चेस बहुत लंबे समय से चल रहे हैं और ये बीमारी दिन प्रतिदिन इसका परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। तो कैंसर के लिए सर कोई मेडिसिन या रिसर्च या आने वाले समय में कोई वैक्सीन, जैसे कोरोना आया, बहुत सारे विश्व लग गए, पूरे विश्व के लोग लग गए, सारे साइंटिस्ट लग गए और कोरोना की वैक्सीन इंडिया ने और तमाम देशों ने बनाई। तो सर कैंसर के लिए कोई ऐसी वैक्सीन बन रही है या कोई ऐसी टैबलेट आ रही है? तो उसके लिए थोड़ा डिटेल बताएं, क्योंकि आप एक सर्जन है सर और कैंसर में बहुत सारी सर्जरी आपने करी है सर। देखिए, कैंसर भी विभिन्न तरह के कैंसर होते हैं जी, विभिन्न ऑर्गन के कैंसर होते हैं जी, और कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो कि अलग अलग देशों में उनका प्रिवेलेंस ज़्यादा है, जी, उनका इंसिडेंस ज़्यादा है ना। इंग्लैंड में वहाँ प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा वहाँ ज़्यादा है, जापान में गैस्ट्रिक कार्सिनोमा वहाँ ज़्यादा है। वहाँ का फूड हैबिट अलग है, लोग हॉट सर्व फूड खाते हैं, है ना। जी, और उसी प्रकार पर्सनल हैबिट लोगों का जो है, खासकर टोबैको जनित जितने भी कैंसर हैं, जी, वो स्मोक टोबैको इन एनी फॉर्म, वो तो च्यूइंग टोबैको और स्मोकिंग टोबैको, तो उसके कारण जो कैंसर होते हैं वो देखिए, उस पर आदतों पर नियंत्रण पाने से उसका रोकथाम संभव है। लेकिन ये जो नोन फैक्टर्स हैं, उनको सिर्फ अगर उन पर ध्यान दिया जाए और उसको अवॉइड किया जाए तो काफ़ी हद तक कैंसर का इंसिडेंस कम हो सकता है। और टैबलेट वैक्सीन वगैरह कैंसर का मेरे समझ से अभी बहुत शुरुआती दौर में है ये सब कि वैक्सीन निकल जाए और खासकर कार्सिनोमा सर्विक्स के लिए लोग वैक्सीन वगैरह लगाते हैं जी, और उसका सक्सेस रेट तो मुझे नहीं याद है, लेकिन कुछ वैक्सीन ऐसे आए हैं जिनका खासकर वो जो वायरस जनित होते हैं, कार्सिनोमा सर्विक्स कई बार वायरस से भी होता है, पेपिलोमा वायरस होता है, उसके अगेंस्ट वैक्सीन दिया जाता है। 8 घंटे की अच्छी नींद लेना, जी, सुबह समय से जग जाना, आप ब्रह्म मुहूर्त में जग जाइए। उस समय आप जो भी अपने दैनिक इससे क्रिया से निवृत्त होकर आप योगासन, प्राणायाम, कसरत वगैरह जो भी करना है, आधा घंटे का 1 घंटे का करिए। जी, उसके बाद मॉर्निंग डिहाइड्रेशन बोलता है, क्योंकि 8 घंटा सोने पर उस 8 घंटे के दरमियान आदमी कुछ नहीं खाता है या न पीता है। जी, तो सुबह उठने के बाद आपके शरीर में पानी की कमी रहती है, इसलिए सुबह जगने के बाद पानी ज़रूर पीना चाहिए, आध पौन लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। और उसके बाद आप अपने दैनिक कार्य में लगे। और सबसे बड़ी बात, पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत सफाई स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। उसमें आपका स्नान करने से लेकर आपके वस्त्र जो हैं वो स्वच्छ होने चाहिए। खाने पीने का तरीका, ताज़ा गर्म खाना खाइए,
नाखून काट कर रखना, साबुन से हाथ धोना, खाने के बाद ब्रश करना, ब्रश भी करने का तरीका है, ब्रश ठीक से करना, ठीक है, गले की सफाई, गार्गल करना, ये सारा चीज, बहुत सारी बातें हैं जी। प्रतिदिन स्नान करना जी। और भी बहुत सारी बातें, तेज धूप से बचना, तेज ठंड से बचना, किसी को श्वास का धूल और धुआं से बचना, जी। ये सारी सामान्य बातें ऐसी हैं जो बिना किसी खर्च के आदमी अपने जीवन में उतार सकता है। और इसको नियमित रूप से अगर आप व्यवहार में लाएं जी। इन आदतों को, तो आप बीमारी से दूर रह सकते हैं। अब जैसे खाना खाना है, खाना अच्छे से चबा कर खाइए। आप पानी उबाल कर ठंडा करके रख दीजिए और उसको पानी पीजिए रोज, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब ने बताया कि कैसे हम अपनी दिनचर्या को सुधार के दवाइयों से दूर रह सकते हैं और अपने जीवन स्तर को सुधार सकते हैं। और सर्जरी आज हमारी कितनी लाभदायक है, सर्जरी का क्या स्तर है। आज पहले एक जनरल सर्जन होते थे जो सारी तरीके की सर्जरी करते थे, आज सर्जरी में भी कई डिविजन्स हो गए हैं और मास्टर सर्जरी हो गई है। और बहुत सारी जानकारी आपको हमारे डॉक्टर ओम प्रकाश श्रीवास्तव जी ने दी। इसके लिए हम और हमारा चैनल डॉक्टर साहब का हृदय से आभार है। सर, बहुत आपका धन्यवाद। और फिर आपकी समय समय पे हम ये अमूल्य सलाह लेते रहेंगे। आज के लिए साथियों बस इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद।